हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मेनली फॉर नीट एस्पिरेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो नीट में क्लियर करना चाहते हैं और जिनका सपना है अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा कॉलेज पाना, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे फिजिक्स। उनका फिजिक्स हमेशा कमजोर रहता है, हमेशा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस लो रहता है, बिकॉज कंसेप्ट उनको समझ नहीं आते हैं। दैट्स वाई फिजिक्स उनका छूटता जाता है। जितना समय फिजिक्स को देना चाहिए वो तब नहीं दे पाते हैं। सो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट थ्रू द कंसेप्ट, वो फिजिक्स को पढ़ना भी कम कर देते हैं। एंड दैट्स वाई फिजिक्स ही वो एक टॉपिक बन जाता है जो उनका कॉन्फिडेंस कम करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी कारण आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, मेनली फॉर नीट। और इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, एनसीईआरटी में जितने भी कंसेप्ट है जो कि नीट से रिलेटेड है, वो सारे के सारे मैं इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको मैं रेडीमेड नोट्स दूंगा, जिसमें हर एक पॉइंट मेंशन होगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होगी। और जितने भी उन नोट्स में हर एक पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, आपको उन नोट्स को अच्छे से रेफर करना है और यहाँ पे आके आपको समझ लेना है अच्छे से। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको टेलीग्राम पर एक चैनल है, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपके पास नोट्स आएंगे एंड देन उसकी वीडियोस भी वहाँ पे, वीडियोस तो यहाँ पे आ जाएंगे यूट्यूब पे, लिंक भी होगी वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लिंक है चैनल की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। सो पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एकदम सीक्वेंस में, यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, आपको हर चीज सीखने को मिलेगी, कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे, आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। जब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं शुरू से हर चीज को समझने के लिए, आपका पहला 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 ये एक्सपीरियंस है फिजिक्स क्या होता है और क्या होता है यूनिट डायमेंशन। अब फिजिक्स से ही फैमिलियर होने जा रहे हो पहली बार अच्छे से, तो जरा समझ तो लें कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। ऑब्वियसली यही एक पहला सवाल है, फिजिक्स क्या है। सिंपली स्टूडेंट्स, अगर आप बोलें फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। देखो, नेचर में कितनी सारे इवेंट्स होते रहते हैं आसपास, इतने सारे फिजिकल फिनोमेना लगातार होते रहते हैं। हवा चल रही है, पानी, बारिश होती है, धूप का निकलना, छाव आना, दिन रात, कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, और ना जाने ऐसे क्या क्या। मैं आपको किन किन फिजिकल फिनोमेना को गिना दूं। कई सारे फिजिकल फिनोमेना होते हैं और हमारे लिए इन सब को स्टडी करना बड़ा कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज आपको इन सब के में रहना है तो यू मस्ट नो ये सब क्या है और इनके इनके अपने फायदे हैं। सो नेचर क्या है, और इंडिया अपने इंसान की जिज्ञासा ही होती है हमेशा कि क्या हो रहा है आसपास। उसको अपने घर से ज्यादा बाजू वाले घर में इंटरेस्ट होता है, राइट। ये तो हमारा नेचर है और हम जानेंगे ही। सो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ, स्टडी द नेचर एंड इट्स लॉस। तो नेचर क्या है स्टूडेंट्स, नेचर में जितने भी फिजिकल फिनोमेना होते हैं, फिजिकल फिनोमेना मैं आपको बता दूं, फिजिकल फिनोमेना जो भी हमारे आसपास जो नेचुरल इवेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको फिजिकल फिनोमेना ही कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बिजली कड़कना, रेनिंग, विंड, हवा का चलना, दिन होना रात होना, ये सारी बातें। तो इन सबको क्या बोलते हैं, फिजिकल फिनोमेना, और इनकी ही हम स्टडी करने वाले हैं। और आखिर इनके पीछे क्या रूल है, हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं फिजिक्स में। तो कैसे करेंगे, जब भी आप कोई चीज देखते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आप सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, उसको आप ऑब्जर्व करते हो। फिजिक्स की शुरुआत ही होती है ऑब्जर्वेशन से। आप जैसे ही कोई चीज नहीं देखते हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करते करते आप कोशिश करते हो उसके बारे में कुछ बातें जानने की। बट ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट नहीं होता है सब कुछ समझ लेने के लिए। आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल एससीवी बुक में दिया हुआ था चेस गेम को लेकर, कि उन्होंने नेचर को चेस के गेम की तरह ट्रीट किया, एक बहुत बड़े चेस के गेम की तरह। जैसे नेचर में इवेंट्स होते ही रहते हैं, चेस का गेम है उसमें भी इवेंट्स होते ही रहते हैं। कभी हाथी चलता है तो कभी वजीर चलता है तो कभी राजा चलता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एंड हर एक चाल के पीछे एक रूल होता है। जैसे हाथी के चलने का एक रूल है, घोड़े के चलने का एक रूल है, ऊंट जो होता है उसमें उसके चलने का रूल है, हर किसी का एक रूल है, राइट। सो नेचर भी एक क्या है, चेस के गेम की तरह है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप चेस का गेम देखो, सिर्फ देखो आप, तो अगर आप दो लोगों को चेस का गेम खेलते हुए देखो 2 घंटा 3 घंटा लगातार बड़े इंटरेस्ट से, तो नॉर्मल है ये कि हम कुछ ना कुछ रूल्स तो प्रेडिक्ट कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ नियम तो हम प्रेडिक्ट कर ही लेंगे। जैसे कि घोड़ा हर बार एल शेप ही चल रहा है, हम कहेंगे प्यादा कभी कोई जो आगे चला गया वो पीछे आता ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो आप ऑब्जर्व करोगे, आप देख रहे हो कि यार हाथी कभी तिरछा नहीं चलता और ऊंट कभी सीधा नहीं चलता, ये क्या बात है। तो ये जो चीजें हैं आप बार बार ऑब्जर्व करते हो और इससे आपको लगता है कि ये कुछ रूल है, एंड यू फाइनली मेक योर ओन रूल। वो जरूरी नहीं है कि आपके रूल 100% सही हो, क्योंकि आपने देखो सकता है आपने जो ऑब्जर्व किया हो वो लिमिटेड हो। तो यस, आप ऑब्जर्व कर कर के भी काफी कुछ नियम पता कर सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आर यू अग्री विथ मी? सो आपको अगर फिजिक्स को समझना है या उस गेम को समझना है, तो आपको उसके लिए ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, आपको खुद भी खेल के देखना ही पड़ेगा उसको, राइट। सो फिजिक्स को भी समझने के लिए आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर करके ही नहीं समझ पाओगे। जैसे आपको ये तो समझ में आ गया है ऑब्जर्व करके कि यार कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ तो नीचे ही आता है, बारिश होती है तो पानी नीचे ही आता है, लेकिन हाँ कभी कभार वो पानी तिरछा भी जाता है, राइट। तो आपने ये देख लिया कि कभी पानी ऊपर नहीं जाता, कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती, ये तो ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। बट आखिर नीचे आता क्यों है, आखिर पानी नीचे गिरता क्यों है, कोई भी नीचे गिरती क्यों है ना, और कितनी स्पीड से गिरती है, एंड उसके बारे में और आप जानने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, क्रिकेट का। जैसे स्टूडेंट्स, आप क्रिकेट सभी ने देखा हुआ है। क्रिकेट को अगर आप बाहर कुर्सी पे बैठ के आराम से देखोगे, तो आप बहुत सारे नियम तो खुद ही पता कर लोगे। जैसे सिक्स कब लगता है, जब बॉल बिना टप्पा खाए एकदम बाउंड्री के बाहर चली जाती है, राइट, सिक्स लगता है। आउट कब होता है, फोर कब लगता है, वाइट क्या होता है, नो क्या होता है, ये आप खुद समझ जाओगे स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे आप ये बताओ, क्या आप सिर्फ देख देख कर ही क्या अच्छी क्रिकेट प्लेयर बन सकते हो? नहीं। क्या आप देख देख कर ही पिच के बारे में अंदाजा लगा सकते हो? नहीं। तो अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए तो आपको उतरना ही पड़ेगा ग्राउंड पे और कुछ एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे ना स्टूडेंट्स। तो यही बात कह रहे हैं कि आपको अगर कोई गेम समझना है, तो आपको ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। एंड दैट्स व्हाट यहाँ पर नेचर के बारे में भी हो रही है, कि अगर नेचर में होने वाले जो फिजिकल फिनोमेना है उनको आपको समझना है, उनके पीछे की जो रीजनिंग है, रूल्स है, उनको जानना है, तो ऑब्जर्वेशन ही खाली काफी नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट होता क्या है? Experiment is to try something to know what something is like, or to find more details about it. ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं। कोई भी चीज जिसको जानने की आपको जिज्ञासा है, उसको और जानने के लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसके बारे में और डिटेल समझने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट। सो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हो, तो आप विराट कोहली को बैटिंग करते करते देखते 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 तो विराट कोहली जैसे नहीं खेल पाओगे ना, आप उसके समान सिक्स नहीं मार पाओगे ना। तो आपको अच्छा बैट्समैन बनने के लिए आपको आना ही पड़ेगा ग्राउंड पे, आपको बॉल फेस करनी ही पड़ेगी, आपको बल्ला पकड़ना ही पड़ेगा, एंड यू वुड हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव टू डेवलप सम टेक्निक्स। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज को समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है, ठीक। नाउ जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप बहुत सारा मेजरमेंट करते हो। मेजरमेंट मेजरमेंट नापना, इनफैक्ट हम लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। जैसे मैं इस वक्त एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे मेरे माइंड में
ऑलरेडी एक फिट बैठा हुआ है कि यार अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे लग जाएगा 1 घंटा। यस, दिस टास्क विल टेक एटलीस्ट 2 आवर टू मी। ये जितना ही बड़ा वीडियो बनने वाला है इसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटा बैठना पड़ेगा। एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे, इसकी जो पीडीएफ है उसको प्रिपेयर करने के लिए कम से कम मुझे 3 घंटा बैठना पड़ेगा। और ऐसे कि देखा जाए तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कम से कम 6 घंटा उसके नेचुरल नोट्स बनाने में लग जाएंगे, प्लस उसकी वीडियो बनाने में और 6-7 घंटे लग जाएगा। यस, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक ए कंप्लीट पैकेज। सो ये तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल हुआ। आप अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हो तो आप दोस्त के यहाँ जाने से पहले आप पहले ही एक एस्टिमेट लगा के बैठे होते हो कि अच्छा मैं दोस्त के यहाँ घर जाऊंगा, उससे मिल के वापस आऊंगा तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा उस वापस आने में। आप पहले से ही अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सब कैलकुलेशन कर रहे हो, राइट। आप कुछ खाना खाने वाले हो तो आपको पहले से ही ये पता होता है कि आज मैं 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या इस टाइप से कुछ ना कुछ। तो हम डे टू डे लाइफ में हर वक्त मेजरमेंट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अब मेजरमेंट, अब पता चल चुका है कि मेजरमेंट बहुत ही नॉर्मल चीज है जो हम सभी करते हैं। और मेजरमेंट आप करते हो तो किस चीज का करते हो बताओ? मेजरमेंट आप जिन चीज का करते हो उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यही तो है वो मेन कंसेप्ट जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो इस चैप्टर में जो पहला कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट, ये सब तो एक नॉर्मल चीजें हैं जो लिंक करने के लिए मैंने आपको बताई, लेकिन अब आपको फिजिकल क्वांटिटीज पे आना है। ठीक, तो जिन चीज का आप मेजरमेंट करते हो ना स्टूडेंट्स, उन्हीं को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लेट मी गिव ए स्मॉल ए ब्रीफ आइडिया अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप करते क्या हो, ये है होता है आप लोग को पता तो होगा मेजरमेंट क्या होता है, लेकिन ऐसा है ना कई चीजें हमें पता होती है, हम डे टू लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे होते हैं। तो मेजरमेंट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेजरमेंट मतलब होता है कि कोई चीज कितनी कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है। मेजरमेंट इज द डिग्री और द अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो क्वांटिटी विच इज बीइंग कैलकुलेटेड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट मेजरमेंट में तो हम समझ गए कि मेजरमेंट का मतलब ये है कि वो कितना है, कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना कितना डिग्री टेम्परेचर है, इस तरीके से, राइट। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हो ना स्टूडेंट्स, तो अच्छी बात, जो इंटरेस्टिंग बात वो है, ये है कि मेजरमेंट जब आप करते हो तो आप एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे होते हो। मेजरमेंट सिंपली मींस कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मैं जरा इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। जैसे आपको कोई लेंथ मेजर करना है, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि उनको कोई भी, बहुत पुराने ज़माने की अगर बात करें तो उस समय तो कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी नहीं। जैसे अभी आप मीटर सेंटीमीटर जानते हो, लेंथ की यूनिट होती है। पर उस ज़माने में भी थी। उस ज़माने में सेंटीमीटर और मीटर नहीं था, लेकिन उस ज़माने में भी अपनी उनकी सिस्टम ऑफ यूनिट थी। जैसे वो अगर लेंथ मेजर करना चाहते थे, सपोज एक रस्सी है और इस रस्सी की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से मेजर करेंगे रस्सी की लेंथ? वो उसको अपनी ही लोकल लैंग्वेज में कुछ यूनिट बना लेंगे। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 1 हैंड। मतलब वो क्या करेंगे, अपने हाथों को रस्सी के बाजू में रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे। 1 हाथ हो गया, ये 2 हाथ हो गया, ये 3 हाथ हो गया, ये 4 हाथ हो गया। सो वो कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई है वो वो कितनी, 4 आ गई क्या? 4 हैंड, 4 हैंड्स के बराबर आ गई। तो उन्होंने क्या किया, रस्सी की लेंथ को मेजर करने के लिए, रस्सी कितनी लंबी है इसका अंदाजा लगाने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस, अपने हाथ को आधार माना। उनके हाथ को उन्होंने आधार माना और उन्होंने कंपेयर किया, अच्छा मेरे हाथ से 4 गुना बड़ी है रस्सी। इस तरीके से उनको अंदाजा लग गया। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, मेजरमेंट जब वो कर रहे हैं तो कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन जिस चीज को मेजर करना है उसका और इस हैंड का। आपको स्टूडेंट्स अगर मास मेजर करना होता है तो मास कैसे मेजर करते हैं? सपोज आपको अपना वेट मेजर करना है, कितना है आपका मास, तो आपका मास कितना है ऐसा कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है। आप कंपैरिजन करते हो। जैसे आपके पास एक स्टोन है और इसका सपोज मान लेते हैं ये स्टोन का मास सपोज 1 kg के बराबर है, और ऐसे आपके पास कई स्टोन पड़े हैं, कई सारे स्टोन पड़े हैं। तो आप क्या करोगे, एक तराजू लोगे और इस तराजू पे बैठ जाओगे। कुल मिला के सिंपल, आप कुछ भी नहीं करोगे, एक तराजू पे बैठ जाओगे
यहाँ पे आप खड़े हो गए और इस साइड आपने वो बहुत सारे स्टोन रख दिए। सपोज आपने स्टोन रखते गए और ऐसे पता चला 65 स्टोन्स रखने के बाद ये बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ये बिल्कुल बैलेंस हो चुका है 65 स्टोन। तो आप कह सकते हो कि आपका जो मास है वो एक्चुअली 65 केजी के बराबर है। मतलब 65 केजी जब वो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, आपका जो मास है वो 65 टाइम्स मास ऑफ ए सिंगल स्टोन। ऐसे अगर 65 स्टोन्स भी रखूंगा तब जाके आपका मास और इन सब का मास बराबर होगा। तो आपने क्या किया, आपके मास को मेजर करने के लिए, आपने मास को मेजर करने के लिए कंपेयर किया आपके मास को उस स्टोन के मास से, और आपने कहा फाइनली कि मेरा जो मास है इस स्टोन के मास से 65 टाइम्स ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर उन्हीं स्टोन्स को यूज करके पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मास अगर मेजर किया जाए तो बिल्कुल आपको हर किसी के मास का अंदाजा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो आपने यहाँ पे क्या किया, वो एक स्टोन के मास को आपने 1 केजी कह दिया और बस उसी को आप फाइनली रेफरेंस मानते हुए हर कोई मेजर कर रहे हैं। इसी से आपने सब्जी को मेजर कर लिया, उसी से आपने खुद का वेट मेजर कर लिया और पता नहीं क्या क्या। तो आप समझिए मेजरमेंट मतलब क्या होता है, कंपैरिजन कर रहे होते हो। और आप मेजर किसका कर रहे होते, मेजर किसको कर रहे होते, मेजर कर रहे होते हो आप फिजिकल क्वांटिटीज को। जिस चीज को आप मेजर कर रहे होते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास, जैसे लेंथ। आप बात को समझे, आप पहुंच रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, आप पहुंच रहे हो यूनिट की तरफ। फाइनली मैं फिजिकल क्वांटिटीज को एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी फिनोमेना हुआ, फिजिकल फिनोमेना, कोई भी सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, आप जब उसको उसके बारे में किसी को बताते हो तो आप क्या बताओगे, आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओगे, है ना? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको क्वांटिफाई किया जा सके, जिनको नंबर दिया जा सके, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। So it is that physical quantity, or it is that property of a physical phenomena, body or any substance which can be quantified। ये आपको शब्द नया लगता होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना क्वांटिफाइड का मतलब क्या होता है। क्वांटिफाइड मतलब कि आप उसको मेजर करके एक नंबर असाइन कर लो। जैसे आपने मास को मेजर करके एक नंबर असाइन कर दिया, मास इज इक्वल टू 65 केजी, आपने मेजर करके नंबर असाइन कर दिया। यस, इसका मतलब ये है कि मास को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को आपने हाथ से कंपेयर किया और एक नंबर असाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? सो दिस इज ए नंबर आपने असाइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी कोई एग्जांपल बताइए सर जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो। तो जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको बता तो दूं कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज कर सकते हो, कौन कौन सी चीज फिजिकल क्वांटिटी में काउंट हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स, लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब को हम मेजर करके एक नंबर असाइन कर सकते हैं। नहीं, लेंथ 1 मीटर होता है, मास 4 केजी है, टाइम 3 सेकेंड है, और इस तरीके से टेम्परेचर को भी आप 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस जो बोलते हो, ये सब क्या है, आप उसको नंबर असाइन नहीं कर रहे हो। आप मुझे अब ये बताओ स्टूडेंट्स कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका। जैसे आपके पास एक डस्टर है, डस्टर, डस्टर समझते हैं ना, बोर्ड पर जब आप कुछ लिखते हो तो उसको मिटाने के लिए डस्टर वगैरह होता है। तो डस्टर, आपको इस डस्टर के बारे में किसी कुछ बताना है तो आप क्या बताओगे डस्टर के बारे में, आप उसकी विशेषताएं बताओगे। आप बोलोगे अच्छा इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मास जो है वो 1 केजी के अराउंड है, काफी भारी है। इसका आप अगर वॉल्यूम बता सकते तो आप बोलोगे वॉल्यूम इसका हो रहा होगा कुछ फलाना ढंग का वॉल्यूम, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये इतना मीटर क्यूब्स का वॉल्यूम है, राइट? तो आप डस्टर की प्रॉपर्टीज बताते जा रहे हो और देखो सपोज मैं कह देता हूँ कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है। तो आप क्या कर रहे हो, इस डस्टर की, इस सब्सटेंस की आप इसके बारे में आप बता रहे हो किसी को, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को बता रहे हो। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी आपने बताई है, विड्थ, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये सब को आपने नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? सो नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह मानी जाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हम बात करें, डेट कैन बी मेजर्ड, डेट कैन बी क्वांटिफाइड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस डस्टर की प्रॉपर्टी, आप जो बता रहे थे डस्टर की विशेषता, तो आप इसके कलर के बारे में भी तो बता सकते थे, कलर। तो आप ये भी तो बता सकते थे कि इसका कलर
कितना है, कलर कितना है, या आपने किसी आपके ग्राहक को डस्टर के बारे में सब बता दिया, अब उसने पूछा फाइनली कलर कितना है इसका। क्या सुना है आपने कभी स्टूडेंट्स, कलर कितना है? आपने टी शर्ट पहनी है सपोज रेड कलर की, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे, ये रेड कितना है, ये कलर कितना है तेरी टी शर्ट में? नहीं ना स्टूडेंट्स, कितना का कोई मतलब नहीं होता, कलर इसकी प्रॉपर्टी जरूर है, बट इसको आप क्वांटाइज नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप नंबर नहीं दे सकते। कलर कितना है तो आपने सही बोल दिया, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी होती है और कौन सी नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ तो बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं कि ऐसी बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप बिल्कुल बोल के बयां कर सकते हो, लेकिन आप नंबर नहीं दे पाओगे। जैसे टेस्ट, गुड, बैड, लव, एंगर, फियर, जॉय, कितना अच्छा टेस्ट है। जैसे आप अपने दोस्त, जैसे स्कूलों में क्या होता है, टिफिन लेके आते हो आप, आपके दोस्त ने पराठे लाए आलू के, तो क्या आप ये पूछते हो भाई कितना टेस्ट है तेरे पराठे का, कितना टेस्ट है? हाँ, नहीं, ये कोई मतलब का सवाल नहीं है। कैसा टेस्ट है पराठे का, ऐसा पूछ सकते हो आप। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बेकार टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, सब चलेगा। अच्छा 2.5 टेस्ट है, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। सो देयर आर क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, और उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट नहीं करते हैं। अब समझ में आया आपको स्टूडेंट्स की फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। हम इनके बारे में एक्चुअली बात करने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपको इनका अंदाजा दे देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है कि अच्छा मेरा मास कितना है, तो मैं बोलूँगा 65 kg है, दैट्स इट। इसके ऊपर मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। मेरा मास उस दिशा में इतना है और इस दिशा में इतना है, ऐसा बताना पड़ता है क्या? नहीं। जैसे आप किसी को बता रहे हो अभी टाइम कितना हो रहा है, अच्छा टाइम हो रहा है अभी 12 बज गया, ठीक। तो 12 किस दिशा में बज गया है, उस दिशा में कि ईस्ट में कि वेस्ट में, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? नहीं। सो टाइम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को अब बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल अपन लेंगे भैया, फोर्स, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का। तो एक पार्टिकल मान लेते हैं किसी दिशा में जा रहा है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड बोल देने से काम चलेगा नहीं ना, वो किस दिशा में जा रहा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में चोरी हो गई। अब आपने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि मेरा बैग चोरी हो गया है और चोर भाग गया है, और आप पकड़ के ला दो, बैग मेरा दिला दो वापस। तो क्या पुलिस आपकी इतनी इंफॉर्मेशन से क्या चोर को पकड़ लेगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे डायरेक्शन बताया नहीं। कम से कम आप ये बताते कि वो जो चोर है वो सपोज लेफ्ट साइड भाग गया है, राइट साइड भाग गया है, कुछ इस तरीके से आप हिंट देते, तो उस दिशा में भी पुलिस भागती और वो आपका जो बैग है उसको ले आती। तो देख रहे हो आपकी यहाँ बताने के लिए ही आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो वेलोसिटी कैसी एक क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर में काउंट करते हैं। ये तो हुआ डिपेंडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ उनकी डिपेंडेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं, उनकी यूनिट की डिपेंडेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैं एक ही करके बात करूंगा स्टूडेंट्स, इन पर मैं बाद में आ जाऊंगा। ये तो सिर्फ कैटेगराइजेशन था, पर उससे पहले मैं आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बताऊं और फिर मैं आपको वापस से फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी तक लेके जाऊंगा।
यूनिट्स क्या होता है स्टूडेंट, जरा उसको समझ लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं, नहीं करते कंपैरिजन। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि लेंथ कितना था, 100 लेंथ, वो जो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 4 हैंड्स। फिर आपने देखा था मास भी देखा था, मास कितना आया था, 100 टाइम्स मास ऑफ द स्टोन, या हमने मास ऑफ स्टोन को बोले थे 100 टाइम्स 1 kg, 100 kg कह दिया था, राइट। तो आप ये देख रहे हो कि आप कंपैरिजन कर रहे थे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का हैंड के, एक आपके जो हाथ है उसकी लेंथ से कंपैरिजन कर रहे थे, नहीं। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, वेन एवर वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी एक्चुअली कंपेयर इट विथ ए रेफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। तो आप कंपेयर कर रहे थे हैंड से, तो ये जो हैंड है ना, ये ही आपकी अभी यूनिट है, आपने इसको यूनिट माना हुआ है। आपने क्या किया, मास इज इक्वल टू 100 टाइम द मास ऑफ द स्टोन, तो आपने क्या किया, मास ऑफ ए स्टोन को आपने एक यूनिट माना है, और उसको आपने इस बार नाम भी दे दिया है 1 यूनिट को 1 kg, इसलिए आप बोल रहे थे मास इज इक्वल टू 100 kg। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आप कंपेयर करते हो, आप कंपेयर जिस भी चीज़ से करते हो, जिस भी रेफरेंस से आप कंपेयर करते हो, उसी को तो यूनिट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द रॉड अगर 10 मीटर है, तो वहाँ पर आप जो कंपैरिजन कर रहे हो 1 मीटर से कंपेयर कर रहे हो, आपकी लेंथ ऑफ रॉड को आप 1 मीटर से कंपेयर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जो आपकी रॉड की लेंथ है वो 10 गुना ज़्यादा है 1 मीटर से, सिंपल सी बात ये है, राइट, 10 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मीटर है वो आप जानते हो, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, वन ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हो, जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हो तो आप उसमें 2 चीज़ लिखते हो। एक तो आपने क्या लिखा, क्वांटिटी ऑफ दैट यूनिट इनटू यूनिट, राइट। तो एक यूनिट में कितनी, मतलब इस रॉड में उस एक यूनिट की कितनी क्वांटिटी है, आपने उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनटू अपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमेशा इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट यूनिट इनटू द क्वांटिटी ऑफ दैट यूनिट इन दिस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने कहा था मास कितना आया था, मास आया था 100 kg, तो आपने क्या किया, एक यूनिट को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये जो मास है, आपका मास कितना है, 100 टाइम्स दिस यूनिट, 100 टाइम्स द मास ऑफ दिस 1 स्टोन, जिसको आपने 1 kg कह दिया था। तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हो तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो स्टूडेंट्स अब यूनिट्स आप समझ गए यूनिट क्या होता है। तो जब भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, जैसे मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको हमेशा एक यूनिट रेफरेंस डिफाइन करना पड़ रहा है, राइट। तो पास्ट में भी इस तरीके से कई सारे सिस्टम बने हुए थे जिसमें यूनिट्स ऑलरेडी डिफाइंड थी उन लोग की। जैसे हमारे देश में आप देखते होंगे कि जब हम मास को मेजर करते हैं तो हम नॉर्मली केजी में मेजर करते हैं, कितना किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस तरीके से। हम लेंथ में जब बात करते हैं तो हम मीटर और किलोमीटर दोनों को यूज़ करते हैं, नॉर्मली फुट का भी यूज़ करते हैं, भाई 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, इस तरीके से। जो रोड होती है कितनी फिट है भैया, तो हम बातों बातों में भी हम फिट का यूज़ करते हैं। तो ये फिट जो सिस्टम है ये सब हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी ये फिट जो है यूज़ किया करते थे नॉर्मली लेंथ के लिए, और क्योंकि वो यहाँ पे रहे हैं तो हमारे पास वो थोड़ी बहुत है हैबिट में, इसलिए। तो वैसे दुनिया भर में बहुत सारे सिस्टम पहले भी एग्जिस्ट कर चुके हैं, तो उनमें से जो कुछ फेमस सिस्टम थे उनके बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए। जैसे एक सीजी सिस्टम भी हुआ करता था, सीजी सिस्टम आज भी है, उसमें हम लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ को हम सेंटीमीटर बोला करते थे। 1 सेंटीमीटर को वो 1 यूनिट ऑफ लेंथ मानते थे। 1 मास का 1 यूनिट वो 1 ग्राम को लिया करते थे, 1 ग्राम। टाइम का 1 यूनिट 1 सेकेंड। तो उन्होंने क्या किया था, वो जब भी उनको कोई चीज़ मेजर करनी होती थी तो हमेशा लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर से कंपेयर करेंगे, मास मेजर करना है तो वो ग्राम से कंपेयर करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा है।
टाइम को मेजर करना है तो सेकंड से कंपेयर करेंगे, ये एक आदत में था। FPS सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स उन लोगों का सिस्टम था ये, तो उनमें जो लेंथ को मेजर करने के लिए वो फिट को सिस्टम लिया करते थे, फिट या फुट भी बोल सकते हो आप। 1 फिट उनकी लेंथ हुआ करती थी, और किसी भी लेंथ को उनको कंपेयर करना होता था, पता करना होता था, तो आप वो 1 फिट से कंपेयर कर लिया करते थे। मास के लिए उनके पास पाउंड्स होता है, तो पाउंड्स के जरिए, पाउंड्स को आप ऐसे LB, ये उसका सिंबल है। टाइम के लिए तो वहाँ पर भी सेकेंड ही यूज़ कर करते थे। फिर ये MK सिस्टम और आया था, जिसमें लेंथ की यूनिट मीटर और मास की केजी और टाइम की सेकंड, तो यही यूनिट यूज़ किया करते थे। तो ये 3 यूनिट्स ऑफ सिस्टम पॉपुलर रही है पुराने ज़माने में। बट एक्चुअली इन सिस्टम्स की जो लिमिटेशन इतनी सी थी कि यहाँ पर वो सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को डिफाइन करे थे। इसके अलावा भी और जैसे टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है, तो इन सब के बारे में, इन सब की यूनिट के बारे में ये जो सिस्टम से ही कुछ नहीं बताते थे। तो ऑब्वियसली वी नीड ए न्यू सिस्टम, एंड दैट वी कॉल्ड SI सिस्टम और सिंपल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और उसमें फिर हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो थोड़ी सी बढ़ा दी। अब हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो थोड़ा उसके लिए छोटा सा एक क्लाइमैक्स और डिसाइड कर लें। मैं आपको एक सवाल आपके दिमाग में पहले देना चाहता हूँ कि उस सवाल से आपको कुछ बातें समझ में आएगी। जैसे हमने देखा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करने जाते हैं तो हमें उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए, यूनिट चाहिए, है ना। लेंथ के लिए हमने यूनिट चाहिए, मास के लिए यूनिट चाहिए, टाइम के लिए यूनिट चाहिए। ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स, ऐसी हजारों फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, और पता नहीं कितनी, जितनी चाहो आप, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर हजारों तो नहीं लेकिन हाँ 100-200 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज़ है स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है हम लोग को। तो क्या हम सबकी यूनिट डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? और सबकी यूनिट डिफाइन करने के बाद क्या उनकी यूनिट्स याद भी रखनी पड़ेगी? ये तो बहुत बड़ी एक बर्डन समान हो जाएगा कि मान लेते हैं हमारे पास 100 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो हर किसी की यूनिट को याद रखना, और उनमें कन्वर्जन भी होते हैं, राइट। तो लेंथ की ही यूनिट के अलग अलग सिस्टम में अलग अलग है, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, तब तो हमारे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आपको हर एक सिस्टम के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या आपको इंडिपेंडेंटली यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा? आंसर है लकीली स्टूडेंट्स, नहीं। यही वो सवाल है कि whenever we measure physical quantities we will require a unit, so do we have to define unit for every physical quantity? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं। ये आप बिल्कुल आप देख लेना। उसका कारण ये है कि हम अगर सपोज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ जगह होगी तो मैं यहाँ समझाऊंगा आपको ये बात। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर डिफाइन कर देता हूँ, तो आप देखो एरिया भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया की यूनिट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई 1 मीटर स्क्वायर। मैं 1 मीटर स्क्वायर किसको बोलूँगा? अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है 1 मीटर हो जाए, तो इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 मीटर स्क्वायर। सो आप समझ गए कि अगर आपने यूनिट ऑफ लेंथ डिफाइन कर दी तो आपको एरिया की यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक यूनिट एरिया कितना होता है? 1 यूनिट एरिया कितना होता है? तो 1 यूनिट एरिया मैंने प्रोड्यूस कर लिया। मैंने कहा कि 1 मीटर और 1 मीटर लेंथ वाला एक स्क्वायर ले लेता हूँ, तो उसका एरिया भी कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे 1 यूनिट वॉल्यूम कितना होता है ये पता करना है, तो मुझे उसके लिए 1 यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम की अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं एक क्यूब ले लूँगा, एक क्यूब। ये क्या है? क्यूब, जिसका साइड कितना है? 1 मीटर। बोलूँगा इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब होगा। तो आज के बाद मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है। आपको भी पता है कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है। आपको भी पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है। तो आपको अलग से
अलग से एरिया की, वॉल्यूम की यूनिट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं टाइम की यूनिट सेकंड बना लेता हूँ तो फिर मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है ये मुझे अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 यूनिट वेलोसिटी कितनी होगी, मैं बोलूँगा अगर एक पार्टिकल 1 सेकंड में 1 मीटर चल देता है, मैं कह दूंगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तो उसकी यूनिट कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गई मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट भी मुझे अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ और टाइम की यूनिट डिफाइन करते से ही वेलोसिटी की यूनिट भी आ गई। समझ रहे हो बात को? तो इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है अपने को यहाँ पे कि आपको हर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग यूनिट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स रियली ग्रेट। तो एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में कि भैया किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट हम डिफाइन कर दें कम से कम, तो हमें बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी के लिए तो आया स्टूडेंट इस सिंपल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसने क्या किया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो यहाँ देखो मैंने कुछ बात लिखी, इसको पढ़ लेते हैं। क्या था वो आंसर? अच्छा, आंसर नो, कि हमें अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटीज़। नहीं, वी डोंट नीड टू डिफाइन यूनिट फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटीज़। इंस्टेड वी ओनली डिफाइन यूनिट फॉर, या ऐसे कहें वी डिफाइन यूनिट फॉर ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। हम साइंटिस्ट लोगों ने चुनकर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया है, उनकी यूनिट हमको डिफाइन करनी है। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, और उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई एक कैटेगराइजेशन कि वो जो 7 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है इस दुनिया में, उन सब में से ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट हम डिफाइन करेंगे इंडिपेंडेंटली। जैसे मैंने लेंथ की यूनिट मीटर डिफाइन करी, मास की केजी डिफाइन करी, वैसे मैं डिफाइन करूँगा 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और उन्हीं के ही सहारे मैं यूनिट निकालूंगा बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी। एंड द यूनिट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ दीज बेस क्वांटिटीज, एंड दोज क्वांटिटीज whose units are derived are called derived quantities। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, बेस क्वांटिटीज क्या होता है, सेम है दोनों, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। और अब ये जानना रह गया है कि वो कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनके लिए साइंटिस्ट लोगों ने इंडिपेंडेंटली यूनिट डिफाइन करी है। तो वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है वो है ये: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये तो ऐसे याद हो गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये 7 आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी यूनिट हम खुद डिफाइन करते हैं। तो उनकी यूनिट हमने क्या डिफाइन करी है? ये जो यूनिट है स्टूडेंट, ये सारी की सारी SI यूनिट है, सिंपल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसमें क्या कहा कि यूनिट ऑफ लेंथ को उन्होंने 1 मीटर का 1 मीटर, ये मैंने क्या लिखा है 1 मीटर। तो यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, उन्होंने डिफाइन कर दिए। उन्होंने यूनिट ऑफ मास किलोग्राम को डिफाइन किया है, टाइम का सेकेंड है, टेम्परेचर की यूनिट उन्होंने केल्विन बोल दी है। ऐसा यूनिट में क्या होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की एम्फेयर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट मतलब हमें डिफाइन करने की, इस पूरे जितना हम 11th-12th पूरा पढ़ लेंगे हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, लेकिन आप 12th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आते रहेगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है, और इन यूनिट के सिंबल भी होते हैं स्टूडेंट जो कि आपको यूज़ करने होते हैं। जैसे बार बार लिखा था कि लेंथ ऑफ द दैट स्ट्रिंग इज सपोज 4 मीटर, तो मैं बार बार पूरा मीटर थोड़ा लिखते बैठूंगा, ऐसे सिर्फ सिंबल बना दूंगा। तो ये सिंबल भी धीमे धीमे आपको अपने दिमाग में बैठा लेने होंगे। ये सिंबल को याद रखना होगा, स्मॉल m, स्मॉल kg, स्मॉल s, बस ध्यान रखना टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, कैपिटल E, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुई बात। ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि जिनकी यूनिट हमने डिफाइन कर दी है ऑलरेडी। अब बात करने जा रहे हैं
डिराइव्ड क्वांटिटीज की, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। इन दोनों के, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा भी 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन करी गई है। वो है स्टूडेंट्स रेडियन एंड स्टीरेडियन। ये 2 यूनिट है स्टूडेंट्स जो, और जो है आपको पता होना चाहिए। तो रेडियन का जो सिंबल है, रेडियन जो यूनिट है एक्चुअली वो किसकी यूनिट है, तो वो एक्चुअली प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल आप जानते हो प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, आप देखते हैं ना, आर्क अपॉन रेडियस। ये कभी आपने देखा है, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है प्लेन एंगल। तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। उसको हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं RAD। उसका जो सिंबल है, जैसे यहाँ पे मोल को आप MOL लिख रहे हो ना, उसका सिंबल है ये रेडियन। और दूसरा है स्टीरेडियन, इसको आप लिखते हो SR इस तरीके से। और ये किसकी यूनिट है, तो ये सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टूडेंट्स। सॉलिड एंगल अब आपको क्या है, अभी बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि सॉलिड एंगल अभी तक 10th तक आपने नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल। फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई स्फीयर है ना, स्फीयर क्या है स्टूडेंट्स, स्फीयर। तो एक स्फीयर का कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं यहाँ पे, वो उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा होगा स्टूडेंट्स, वो बात चल रही है। तो ये एरिया और डिवाइड बाय रेडियस। तो एक्चुअली ये जो, अगर सॉलिड एंगल को अगर कोई नया नाम दे देते हैं, नया सिंबल दे देते हैं, तो सॉलिड एंगल एक्चुअली होता है वो एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैंने तो फॉर्मूला बता दिया आपको, पर मैं स्टूडेंट्स आपको पहले कहूँगा कि अभी आपको ये जानने की जरूरत है भी नहीं। अभी तो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, होता क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये बताना जरूरी था कि ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स को अलग से डिफाइन किया गया है एज ए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन और स्टीरेडियन। और वो भी इसलिए क्योंकि ये जो यूनिट्स है ना, ये डायमेंशनलेस है। देखो आप, मतलब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाता है एक बार से। ऊपर भी एरिया, नीचे भी आर स्क्वायर। एरिया में क्या होता है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे भी लेंथ है उसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तो वो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इसलिए इनको अलग से सेपरेटली डिफाइन किया गया है। तो थीटा की ऐसा यूनिट क्या हो गई, रेडियन, और सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या हो गई, स्टीरेडियन। क्या एकदम बात क्लियर। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसके अलावा फाइनली कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अब बात करते हैं। वो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज से, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब तो मेरे ख्याल से सब बातें आपको क्लियर होने लग गई होगी स्टूडेंट्स। तो अब देखें, जैसे वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। ये सब क्या है, ये सब ड्राइव यूनिट है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कुछ यूनिट ड्राइव करने के लिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट ड्राइव करने के लिए, तो आप कर सकते हो क्या, लेट्स डू इट सर। चलो इसको मैं आपको एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आप करके बताओ। आपको मैं कुछ 4 फिजिकल क्वांटिटीज दे रहा हूँ। एक है प्रेशर, मोमेंटम, और क्या है, वर्क है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इनकी यूनिट आप जरा निकाल के बता दो। प्रेशर का फॉर्मूला आपको दिया है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से, आपको फोर्स की यूनिट पता है ना, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, आपको एरिया की यूनिट पता है, आप निकाल के बताओ, मोमेंटम का निकाल के बताओ। तो आप वीडियो पॉज कर लो स्टूडेंट्स एक बार और लिख लो इसको, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है। आपको उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए जिस फॉर्मूले में वो फिजिकल क्वांटिटीज आती है। चलिए स्टूडेंट्स इतना आप कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो पॉज कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो पॉज करके तो आप जितना चाहे उतना समय दे सकते हो। और आई होप आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो ये चीज़, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको जरूर सॉल्व करना भी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको प्रेशर की यूनिट चाहिए तो आप क्या करोगे, फोर्स जगह पे उसकी यूनिट लिखो। फोर्स जगह यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, ये यूनिट है फोर्स की, आपको याद हो जाना चाहिए। डिवाइड बाय एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, ऐसे। तो ये हो गई प्रेशर की यूनिट। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट, उसको हम पैस्कल बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट को
पास्कल भी बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास kg होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। तो जो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं, ये आप सबको पता है, न्यूटन दादा। बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप समझ गए होंगे मास है kg और वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर माइनस 1, ये होगी इसकी यूनिट मोमेंटम की। वैसे ही स्टूडेंट्स वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स यूनिट लिखोगे, फोर्स यूनिट क्या होगी, kg मीटर सेकेंड माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, राइट। ये क्या होगी, यूनिट ऑफ वर्क। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 1 यूनिट SI यूनिट ऑफ वर्क जूल के बराबर होता है। नाम दिया है स्टूडेंट्स, कोई साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है। सिमिलरली अब यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको कि जैसे आपको जी की यूनिट निकालनी है, तो ऐसे में क्या करोगे, आप जी को छोड़ के सबको एक साइड लेके आ जाओ। FR स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, M1 M2। अब आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि M1 M2 है क्या। अरे मास होते हैं भैया, ये भी नहीं पता तो फिर नहीं कर पाएंगे आप। यूनिट निकालना है तो क्या करोगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज की जगह पे आप उनकी यूनिट लिख दिया करोगे। जैसे फोर्स यूनिट क्या है यहाँ पे, kg मीटर सेकेंड माइनस 2। तो रेडियस लेंथ है ना एक प्रकार का, लेंथ की यूनिट क्या होती है, आप ऐसा यूनिट बोलोगे तो मीटर नहीं होती है, और उसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, डिवाइड बाय, दोनों क्या है, मास है। मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है। तो आपने क्या लिखा, kg, और उसका स्क्वायर नहीं आ जाएगा। सो फाइनली अगर आप इसको लिखोगे तो ये कैसा बन गया, जी की यूनिट हो गई kg। अच्छा देखो, kg पर जाएगा तो kg माइनस 1 नहीं हो जाएगा, kg माइनस 1। मीटर का क्यूब नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे, और सेकेंड माइनस 2, ऐसे। तो आप समझ गए, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको यूनिट निकालनी होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आप वो फॉर्मूला याद कर लो जिस फॉर्मूले में ये फिजिकल क्वांटिटी आती है। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक तरफ ले आओ और बाकी सारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले आओ, और क्या करो, आप बस जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की आपको यूनिट पता है, तो उन फिजिकल क्वांटिटी की जगह पर आप उनकी यूनिट पुट कर दो, और फाइनली थोड़ी बहुत मैथ्स इजी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डायमेंशन के बारे में समझाऊंगा। आप चाहो तो बिल्कुल नोट्स आपके पास बने हुए हैं सारे के सारे, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इसको आपको ऐड कर लेना है बस। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।